हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने देखा कि कल की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, तात्कालिक कारण और राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर थे और जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे और जो बटालियन, जो क्रांति से पहले राजस्थान में कौन कौन सी बटालियनों की स्थापना की गई थी वो देख चुके हैं। और राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे, जो रियासतों के शासक कौन कौन थे, ये भी हम कल की क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इससे आगे क्लास करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको जो हमने कल पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा। ठीक है, लेकिन ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ऐसी कौन सी रियासतें थी जहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ था? ब्यावर और खैरवाड़ा। ठीक है, ये दो रियासतें थी। बाकी इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं और इनमें रेजिमेंट कौन कौन सी तैनात थी, ये हम देख चुके हैं। और राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का मोकमेसन, भरतपुर का मोरिसन और निक्सन, जयपुर रियासत का विलियम ईडन, उदयपुर का सावर्स और सिरोही का जेडी होल। सिरोही का जेडी होल। ये राजस्थान में क्रांति से पहले कुछ बटालियनों की स्थापना हुई थी। इनकी डेट आपको याद रखनी है और क्रांति के समय शासक कौन थे इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कि कोटा का राम सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, धौलपुर का भगवंत सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, सिरोही का शिव सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह। और ये बाकी तो आपको ये सब नाम ध्यान रखने हैं। और क्रांति के हमने प्रमुख कारण पढ़े थे। क्रांति के हमने प्रमुख कारण पढ़े थे सहायक संधि की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, विलय की नीति। ठीक है, और इसके तात्कालिक कारणों में हमने देखा था, तात्कालिक कारणों में भी हमने देखा था कि क्या ये धार्मिक कारण था कि ब्राउनलेस बंदूक की जगह पे कौन सी बंदूक, एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर लिया गया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर लिया गया था, इसलिए ये इसका तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग होता था और मुसलमान और हिंदू दोनों को उससे प्रॉब्लम थी। ठीक है, दोनों को उससे प्रॉब्लम थी। अब हम देखेंगे कि अब हम देख चुके हैं और आपको मैंने बताया कि आपको छावनियाँ, इनमें मुख्यालय, इनमें रेजिमेंट कौन सी थी, सभी के पॉलिटिकल एजेंट, रियासतों के शासक, ये एक बार ढंग से देख लेने हैं। ठीक है ना, ये एक बार ढंग से देख लेने हैं। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नसीराबाद में, भाई राजस्थान में जो 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र थे वो हम एक एक करके आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी। ठीक है, सबसे पहले नसीराबाद सैनिक छावनी। तो अजमेर में क्या था? भाई अजमेर क्या था? राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये चीफ उसका कमिश्नर का प्रांत भी था। तो अजमेर ब्रिटिश सत्ता का राजस्थान में प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और राजस्थान के एजीजी कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु वहां नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, वहां नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजकर ब्यावर से 2 मेर पलटने अजमेर बुलवा ली। ठीक है, तो पहले अजमेर में कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और इसको नसीराबाद से भेजकर ब्यावर से क्या किया? 2 मेर पलटने अजमेर बुलवा ली। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि भाई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनके अंदर असंतोष बढ़ने लगा। ठीक है, उनके अंदर असंतोष बढ़ने लगा, है ना। तो नसीराबाद छावनी में क्या हुआ? फिर नसीराबाद छावनी में क्या हुआ जब उनके अंदर असंतोष बढ़ा? तो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया और तोपों पर अधिकार कर लिया। तोपों पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज सैनिक थे मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। ठीक है, तो नसीराबाद में किसकी हत्या की गई थी? मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी की उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, उन्होंने हत्या कर दी। तो हमें याद रखना है कि नसीराबाद में क्या हुआ था? नसीराबाद में क्या हुआ था? एक तो अजमेर क्या था? राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और राजस्थान के एजीजी कौन थे क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस। तो उन्होंने जो अजमेर की नसीराबाद छावनी में पहले से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी,
है ना, तो उसकी जगह ब्यावर से 2 मेर पलटने अजमेर बुलवा ली। तो इससे क्या हुआ, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में असंतोष बढ़ गया और उन्होंने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया और मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। ठीक है, न्यूबरी की हत्या कर दी। तो इसके बाद फिर न्यूबरी की हत्या कर दी और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने छावनी को नष्ट करने के बाद वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। ठीक है, क्रांतिकारी सैनिकों ने छावनियों को तहस नहस कर दिया और इसके बाद वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। तोपखानों पर अधिकार करने के बाद सैनिकों ने क्या किया, जो अपनी नसीराबाद छावनी थी उसको नष्ट कर दिया और वो उसको नष्ट करने के बाद कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली जाकर 18 जून 1857 को अंग्रेज़ों को उन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। अब अंग्रेज़ अधिकारी कौन था, वोल्टर व हीथकोट। अंग्रेज़ अधिकारी वोल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से उनका पीछा भी किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि भाई नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ कब था। ठीक है, तो आपको ये तारीख याद रखनी है कि नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था, 28 मई 1857 को। आपको ये तारीख याद रखनी है, 28 मई 1857 को। और वहाँ पर कौन सी जो नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी वो तैनात थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर तैनात थी। ठीक है, और किसकी हत्या कर दी, मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, और 28 मई 1857 तारीख, जो इन छावनियों में विद्रोह हुआ था उन सभी की तारीख आपको याद कर दी है ना, उन सभी की तारीख आपको याद करके रखनी है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद नीमच छावनी। तो नीमच में क्या हुआ था, नीमच में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नीमच में विद्रोह किस तारीख को हुआ था, तो 3 जून 1857 को। किस तारीख को, 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में, ये भी आपको याद रखना है कि नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। ठीक है, तो 2 चीज़ें देवली में क्या है, एक तो 3 जून और एक किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह और मोहम्मद अली। हीरा सिंह और मोहम्मद अली इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और ये देवली और आगरा होते हुए ये भी दिल्ली कूच कर गए। ठीक है, ये भी दिल्ली कूच कर गए। और अंग्रेज़ कैप्टन कौन था, होर्डकालिस और लेफ्टिनेंट वोल्टर ने जोधपुर राज्य की सेनाओं के जो पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स ने, इन सब के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने इन सब का पीछा किया लेकिन वे इनको नहीं रोक पाए। ठीक है, इनको नहीं रोक पाए, है ना। तो नीमच छावनी में क्या हुआ था भाई, नीमच छावनी में क्या हुआ था, 3 जून 1857 को। विद्रोह कब हुआ था, 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अंग्रेज जो कैप्टन थे हार्डकालिस और लेफ्टिनेंट वॉल्टर के नेतृत्व में जोधपुर राज्य की सेनाओं और कैप्टन शोवर्स के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की सेनाओं ने इनका पीछा भी किया लेकिन वे क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाए। ठीक है, अब देखो एक ये फैक्ट है डूंगला। तो ये डूंगला एक स्थान है मेवाड़ में, है ना, डूंगला एक स्थान है मेवाड़ में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से नीमच से बचकर आए हुए 40 अंग्रेज अफसर व उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया था। ठीक है, डूंगला नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अफसर को व उनके परिवारजनों को बंधक बना लिया था। ठीक है, और सूचना मिलने पर जो मेजर शावर्स थे, जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने मेवाड़ की सैनिकों की सहायता से इनको छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाया। ठीक है, और जो उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे उन्होंने इन्हें पिछोला झील में रखा, पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। ठीक है, तो डूंगला एक स्थान है, डूंगला एक स्थान का नाम है। ठीक है, डूंगला एक स्थान का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी, अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो इसके बाद में हमने देख लिया, तो नीमच में आपको एक तो तारीख याद करनी है और किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। अब देखो आहुआ का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, आहुआ का बहुत बड़ा योगदान है क्रांतिकारियों में।
ठीक है। तो आहुआ में क्या हुआ था, आहुआ में सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि आहुआ के ठाकुर कौन थे उस समय। आहुआ के ठाकुर का नाम याद रखना है कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है कि आहुआ, आहुआ में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। तो कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गूलर के ठाकुर विशन सिंह और आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह भी इनसे मिल गए, ठीक है। तो इनके साथ साथ कौन थे, आसोपा के शिवनाथ सिंह जी थे, गूलर के बिशन सिंह जी थे और आलनियावास के अजीत सिंह भी इनसे मिल गए, ठीक है। अब जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने पर एजीजी लॉरेंस ने महाराजा की सेना को द डांसिंग ओरलीज रिबील्स कहा था, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन सी सेना को, किसकी, कौन सी रियासत की सेना को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने द डांसिंग ओरलीज रिबील्स कहा था, जोधपुर रियासत की सेना को, ठीक है, जोधपुर रियासत की सेना को कहा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत थे। तो इनके नेतृत्व में क्या किया, क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को हाउआ के निकट बिथोड़ा, बिथोड़ा एक स्थान है पाली में, ठीक है, बिथोड़ा एक स्थान है पाली में, ठीक है। तो वहाँ पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध किया, ठीक है, 8 सितंबर 1857 को युद्ध किया और अंग्रेजों की सेना को हरा दिया, ठीक है। किस किस को हरा दिया, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना को हरा दिया और जोधपुर सेना का जो प्रमुख था अनाड़ सिंह वो मारा गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिथोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को, किस किस के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, यानी क्रांतिकारियों और महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना के मध्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को, ये तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तारीख आपको याद रखनी है। अब जब क्रांतिकारियों ने जोधपुर राज्य की सेना को और कैप्टन हीथकोट की सेना को हरा दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, जो पैट्रिक लॉरेंस थे, जो अपने एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, वो अजमेर से सेना लेकर आए, लेकिन चेलावास नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 को पराजित हो गई। क्रांतिकारियों ने इन्हें भी पराजित कर दिया, क्रांतिकारियों ने इन्हें भी पराजित कर दिया और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मोक मैसन, ठीक है, वो उसको मार दिया। और क्रांतिकारियों ने क्या किया कि मोक मैसन का जो सर था वो आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया, ठीक है, आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। तो कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे, एक तो बिठोड़ा पाली का युद्ध, एक तो ये आपको याद रखना है कि बिठोड़ा पाली का युद्ध याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से युद्ध, एक तो बिठोड़ा पाली का युद्ध आपको याद रखना है। तो ये कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। किस किस के मध्य, क्रांतिकारियों और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट के मध्य, ये याद रखना है। और दूसरा युद्ध कौन सा था, चेलावास का युद्ध था, चेलावास का युद्ध था दूसरा, ठीक है। दूसरा युद्ध कौन सा था, चेलावास का युद्ध था। और ये किस किस के मध्य हुआ था, ये जो अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और क्रांतिकारियों के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मोक मैसन मारा गया और ये कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। और क्रांतिकारियों ने क्या किया, जो मोक मैसन था पॉलिटिकल एजेंट, उसके सर को आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया, ठीक है, आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर गवर्नर जनरल आए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आहुआ भेजी और 20 जनवरी 1858 को क्रांतिकारी हार गए इनसे, ठीक है, क्रांतिकारी हार गए, ठीक है, क्रांतिकारी हार गए। तो विजय की आशा ना देखकर ठाकुर कुशाल सिंह 23 जनवरी 1858 को रात्रि में किले का भार अपने छोटे भाई किनको, लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को, ठीक है, लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को सौंप कर वहाँ से निकल गए, ठीक है, वहाँ से निकल गई। और 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने आहुआ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वहाँ प्रतिष्ठित सुगाली माता की मूर्ति कर्नल होम्स अजमेर ले आए, जिसे अजमेर म्यूजियम में रखा, ठीक है। तो राजस्थान में सुगाली माता जो है वो क्रांतिकारियों की देवी कही जाती हैं, ठीक है, राजस्थान में जो सुगाली माता को क्रांतिकारियों की देवी कहते हैं। और इनके 10 सिर और 54 हाथ थे, ठीक है, इनके 10 सिर और 54 हाथ थे।
तो ठाकुर कुशाल सिंह जो अपने छोटे भाई लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंप कर निकल गए थे, तो उसके बाद वो कहाँ गए, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। ठीक है, कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली और 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष कहाँ पर आत्मसमर्पण किया, नीमच में आत्मसमर्पण किया। ठीक है, नीमच में आत्मसमर्पण किया और मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बैठाया गया जिसने 1860 में इनको रिहा कर दिया और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की 1864 में उदयपुर में देहांत हो गया। ठीक है, उदयपुर में इनका देहांत हो गया। तो आपको आहुआ के विद्रोह में जो मैंने लिखा है वो एक एक फैक्ट लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि आहुआ का विद्रोह क्या हुआ था। भाई आहुआ में कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, इनका साथ इन्होंने दिया था और जोधपुर एजीजी को ऐसा लग रहा था कि भाई जोधपुर की सेना क्रांतिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उन्होंने जोधपुर की सेना को क्या नाम दिया था, द डांसिंग ओल्ड रिबील्स कहा था। ठीक है, अब जो बिथोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली का युद्ध हुआ था और किस किस के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह और महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हीथकोट के मध्य हुआ था। इसमें जोधपुर का प्रमुख अनाड़ सिंह मारा गया था। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, किस किस के मध्य में, पैट्रिक लॉरेंस और क्रांतिकारियों के मध्य हुआ था और मोक मैसन इसमें मारा गया था और क्रांतिकारियों ने मोक मैसन के सर को आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ठीक है, तो जब इन दोनों की पार नहीं पड़ी तो उसके बाद कौन आएगा, भारत का गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग ने क्या किया, कर्नल होम्स की अगुवाई में एक विशाल सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1818 को घमासान हुआ। अब विजय की आशा ना देखकर जो अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे वो किले का भार किसको सौंप कर निकल गए, अपने छोटे भाई लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को सौंप कर निकल गए। ठीक है, अब 24 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गई। सुगाली माता को राजस्थान में क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। इनके 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है, फिर ठाकुर कुशाल सिंह ने ये सवाल बहुत पूछा था कि कहाँ जाकर शरण ली थी। ठीक है, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली थी और 1860 में अंग्रेजों के समक्ष नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब टेलर आयोग का गठन किया गया इनकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जो टेलर आयोग था उसने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और 1864 में इनका उदयपुर में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये आपको आहुआ का विद्रोह याद हो गया होगा। इनका उदयपुर में किसका स्वर्गवास हो गया, ठाकुर कुशाल सिंह का उदयपुर में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब कोटा का विद्रोह, तो कोटा में क्या था भाई, कोटा का योगदान 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। तो राजस्थान में जो कोटा का विद्रोह है वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राज्य की सेना और आमजन ने किया था। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन था। ठीक है, बर्टन का नाम आपको याद रखना है। और कोटा में विद्रोह हुआ कब था, 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया। कहाँ पर, कोटा में। तो हमने 3 डेट्स देखी हैं। नसीराबाद में कब हुआ था, 28 मई को। 28 मई को हुआ था नसीराबाद में। ठीक है, नीमच में कब हुआ था, नीमच में हुआ था 3 जून को। नीमच में कब हुआ था, 3 जून को। और कोटा में कब हुआ है, 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में कब हुआ है, 15 अक्टूबर 1857 को। ये तीनों तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है, कि कौन सी रियासत में विद्रोह कब शुरू हो रहा है, विद्रोह का बिगुल कब बज रहा है, ये तारीख याद रखनी है। और बिगुल बजाया किसने, उनके नाम याद रखने हैं। तो कोटा में किसने बजाया, जयदयाल और हरदयाल मेहराब खां ने। ठीक है, कोटा में जयदयाल ये वकील थे और हरदयाल और मेहराब क्या थे, रिसालदार थे। तो इन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक, क्रांति का बिगुल बजा दिया। और बिगुल इतना भयंकर बजाया कि पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन, उसके 2 पुत्र फ्रैंक बर्टन व ऑर्थर बर्टन और एक डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी। ठीक है, एक डॉक्टर सैडलर कोटम की
हत्या कर दी और क्रांतिकारियों ने बर्टन का सर धड़ से अलग करके पूरे कोटा शहर में उसका खुला प्रदर्शन किया। ठीक है, इतना भयंकर विद्रोह था भाई। वहाँ तो उन्होंने क्या किया था, मोक मैसन का सर बस आहुआ के किले के दरवाजे पर लटकाया था। और इन्होंने क्या किया था, तो क्या किया था कोटा में क्या हुआ था, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन व उनके 2 पुत्रों और डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी और क्रांतिकारियों ने बर्टन का सर धड़ से अलग करके पूरे खुले शहर में इसका प्रदर्शन किया। ठीक है, खुले शहर में इनका प्रदर्शन किया और कोटा के जो महाराव थे राम सिंह, उनको नज़रबंद कर दिया गया। कोटा की सारी तोपों पर कब्जा कर लिया गया। संपूर्ण कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। संपूर्ण कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। तो जब कोटा महाराजा राम सिंह को नज़रबंद कर लिया तो उनको करौली की सेना ने आकर मुक्त करवाया। ठीक है, करौली की सेना ने आकर मुक्त करवाया। फिर मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार हो गया और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दी गई। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, ये आपको नाम याद रखना है। जैसे नीमच छावनी में मैंने आपको नाम बताया था, हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी तरह कोटा में किनका जयदयाल खां और मेहराब खां का नाम बहुत आपको याद रखना है। जयदयाल खां और मेहराब खां का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और कोटा में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव हुआ और करौली के मदनपाल की सेना रॉबर्ट्स के साथ होली। ठीक है, करौली के शासक कौन थे, मदनपाल थे, जिन्होंने क्या किया था, जो कोटा के राम सिंह थे उनको नज़रबंद से मुक्त करवाया था। ठीक है, तो कोटा में आपको क्या क्या याद रखना है, देखो कोटा में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन। कोटा में विद्रोह कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को। किसने विद्रोह किया था, जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खां ने विद्रोह किया था। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन उनके 2 पुत्रों डॉक्टर सैडलर काटम की हत्या कर दी थी और बर्टन के सर को धड़ से अलग करके सारे खुले शहर में उनको घुमाया था। और महाराजा कौन थे, राम सिंह, उनको नज़रबंद कर लिया था। ठीक है, महाराजा राम सिंह को नज़रबंद कर लिया तो करौली के मदनपाल ने आकर, ठीक है, करौली के मदनपाल ने आकर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ आक्रमण किया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया और जयदयाल मेहराब खां को फांसी की सज़ा दी गई। जयदयाल मेहराब खां को फांसी की सज़ा दी गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टोंक रियासत। तो टोंक में क्या हुआ था, बताओ। तो टोंक रियासत में तो सबसे पहले हमें देखना है कि टोंक रियासत की स्थापना कब हुई थी। टोंक रियासत की स्थापना 1817 ईस्वी में नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासक के मध्य समझौते के तहत हुई थी, है ना। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आता है कि कोटा रियासत की स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में। किसने कराई थी, अमीर खां पिंडारी ने। ठीक है, अमीर खां पिंडारी ने। लेकिन क्रांति के समय वहाँ का नवाब कौन था, वजीरुद्दौला खां। ठीक है, हम हमेशा अमीर खां पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय नवाब कौन था, वजीरुद्दौला खां था। ठीक है, वजीरुद्दौला खां था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टोंक की स्थापना 1817 में, है ना। अब बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाब की सेना में भयंकर संघर्ष हुआ। ठीक है, और तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया। अंत में जयपुर के रेजिडेंट कौन थे, ईडन थे। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन था। इन्होंने आकर टोंक को मुक्त करवाया। अब आपको टोंक की क्रांति में एक नाम और याद रखना है, मीर आलम खान। तो टोंक की जो क्रांति थी उसमें मीर आलम खान व उनके परिवार का अग्रणी योगदान था। ठीक है, अग्रणी योगदान था। ठीक है, तो टोंक में थोड़ा ही पढ़ना है हमें कि टोंक रियासत की स्थापना 1817 में हुई थी। अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके इस रियासत की स्थापना की थी। 57 के समय शासक कौन था, वजीरुद्दौला था। ठीक है, और मीर आलम खां और उनके परिवार का अग्रणी योगदान है। ठीक है, मीर आलम खां व उनके परिवार का अग्रणी योगदान है। इसके बाद हमें देखनी है धौलपुर में क्रांति। तो धौलपुर में आप रामचंद्र व हीरालाल,
ये नाम आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तारीख और भाई किसके नेतृत्व में अगुवाई किसने की थी, ये नाम आपको हर क्रांति के याद रखने हैं, है ना। तो धौलपुर में जो क्रांति हुई, तो धौलपुर में ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में राज्य पर अधिकार कर लिया। और 2 माह के बाद में पटियाला की सेना ने, ठीक है, पटियाला की सेना ने धौलपुर आकर विद्रोह को समाप्त किया। ठीक है, तो कोटा में कौन आया था महाराजा राम सिंह को बचाने के लिए? करौली का मदन पाल। ठीक है, और धौलपुर में पटियाला की सेना। धौलपुर में कौन? पटियाला की सेना। अब कोटा में किसके नेतृत्व में? जयदयाल और हरदयाल मेहराब खां। और धौलपुर में रामचंद्र व हीरालाल। धौलपुर में रामचंद्र व हीरालाल। ठीक है, अब देखो बीकानेर रियासत। तो बीकानेर रियासत में क्या था? बीकानेर रियासत में क्या था? बीकानेर शासक सरदार सिंह। बीकानेर शासक जो सरदार सिंह थे वो एकमात्र शासक थे जिसने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था। बाकी किसी न किसी शासक ने अपने किसी उसको भेजा था, खुद नहीं गए थे। ठीक है, कोई भी शासक खुद नहीं गया था, लेकिन बीकानेर का सरदार सिंह एकमात्र शासक था जिसने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, वह राज्य की सेना के सैनिकों को लेकर कहाँ कहाँ गए? पंजाब के हाँसी, सिरसा और हिसार जिलों में गए। ठीक है, सिरसा और हिसार जिलों में गए थे। कौन? बीकानेर शासक। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था? तो किसने? बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था और अपनी सेना को लेकर भी कहाँ गए थे? पंजाब की हाँसी, सिरसा और हिसार गए थे। ठीक है, अब बाडलू नामक स्थान पर, लेकिन पराजित कहाँ हो गए? बाडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। ठीक है, प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने टिब्बी परगने के 41 गांव इनको दिए। अंग्रेजों को दी गई सहायता में बीकानेर संभवतः सबसे आगे था। बीकानेर संभवतः सबसे आगे था क्योंकि बीकानेर का शासक जो था सरदार सिंह, वो उसने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया था। और बाडलू, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, बाडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया था। क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करी थी। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम मेवाड़ महाराणा देखो बीकानेर का शासक स्वयं लेके गया था। ठीक है, और सबसे पहले सहायता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ना डूंगला नामक स्थान था। तो डूंगला नामक स्थान पर क्या हुआ था? नीमच से बचकर आएगा ये 40 अंग्रेज अफसर व उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। ठीक है, अब मेजर शोवर्स के नेतृत्व में उनको छुड़ाया था, है ना। और वो उनको छुड़ाकर कहाँ ले गए? उदयपुर ले गए। और स्वरूप सिंह ने क्या किया? महाराजा स्वरूप सिंह ने क्या किया? उनको पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी। तो इनका योगदान राजस्थान में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया था? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। ठीक है, और अपने जयपुर के शासक, ये तो हैं ही, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने भी तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपूतली परगना बख्शीश में दिया था। ठीक है, कोटपूतली परगना बख्शीश में दिया था। तो कोटा के जो बीकानेर के शासक को प्रसन्न होकर क्या दिया था? टीबी परगना। क्या दिया था? टीबी परगना के 41 गांव। और जयपुर के शासक को प्रसन्न होकर सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपूतली परगना बख्शीश में दिया था। ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमने अपनी रियासतों में और जो छावनियों में 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में तो पढ़ लिया है, और उसके बाद में हम एक जो महत्वपूर्ण जो धनी प्रतिष्ठा के धनी थे तात्या टोपे, इनका भी जो राजस्थान में 1857 की क्रांति में कुछ योगदान था, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। इनका क्या योगदान था वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग था। और ये बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का सेवक था। और ये 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ठीक है, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तो आपको क्या याद रखना है? तात्या टोपे के मूल नाम क्या था? एक तो रामचंद्र पांडुरंग, ये पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब के सेवक थे और ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ठीक है, अब आपको ये देखना है भाई, जो अपने तात्या टोपे हैं वो 1857 की क्रांति में राजस्थान में 2 बार आए थे।
ठीक है, राजस्थान में 2 बार आए थे। तो प्रथम बार कहाँ आए थे? भीलवाड़ा, है ना। तो टोपे सर्वप्रथम 1858 में भीलवाड़ा आए थे, भीलवाड़ा आए थे। और 9 अगस्त को कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ और इन्हें पीछे हटना पड़ा। ठीक है, इन्हें पीछे हटना पड़ा। तो क्या याद रखना है? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। और राजस्थान में टोपे सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भीलवाड़ा रियासत में आए थे, भीलवाड़ा में आए थे। ठीक है, अब 13 अगस्त 1858 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तात्या टोपे की सेना को पराजित किया। ये चित्तौड़ गए और वहाँ से झालावाड़ चले गए, ये चित्तौड़ गए, वहाँ से झालावाड़ चले गए और उधर से फिर निकल गए ग्वालियर की तरफ, है ना। अब देखो, तात्या टोपे दिसंबर 1858 में पुनः मेवाड़ आए। ठीक है, पुनः मेवाड़ आए। तो प्रथम बार कहाँ आए थे? भीलवाड़ा। और दूसरी बार कहाँ है? मेवाड़। दूसरी बार कहाँ है? मेवाड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दूसरी बार कहाँ आए हैं? मेवाड़ आए हैं, है ना। अब दिसंबर 1858 को उनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, उनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दिसंबर 1858 को, ठीक है, उनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया, एक बार, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। अब महारावल लक्ष्मण सिंह ने जंगलों में शरण ली। तो बांसवाड़ा के शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। जब तात्या टोपे की सेना ने जब बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया तो लक्ष्मण सिंह ने जंगलों में शरण ली। फिर प्रतापगढ़ पहुंचे, वहां मेजर रोक की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद वे सलूम्बर, ठीक है, इसके बाद वे सलूम्बर, यहाँ के ठिकानेदार रावत केसरी सिंह ने उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। ठीक है, और भिंडर होते हुए जनवरी 1859 को टोंक पहुंचे। ठीक है, और बनास नदी के किनारे टोंक के नवाब की सेना के साथ युद्ध हुआ और क्रांतिकारियों की जीत हुई। ठीक है, मेजर ईडन टोंक आए, क्रांतिकारी टोंक छोड़कर नाथद्वारा चले गए। ठीक है, अब आपको ये फैक्ट और याद रखना है कि तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका, ठीक है, नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया था। ठीक है, तो तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा था? नरवर के जंगलों में। किसकी मदद से? नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की मदद से। ठीक है, मानसिंह नरूका की मदद से। और अंत में 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी या सिपरी में फांसी दे दी गई थी। ये आपको याद रखना है ना। तो तात्या टोपे के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तात्या टोपे के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तात्या टोपे का एक तो मूल नाम याद रखना है हमें। तो मूल नाम क्या था इनका? रामचंद्र पांडुरंग था। ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ठीक है, और ये सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए थे? ये सर्वप्रथम राजस्थान में भीलवाड़ा आए थे। और दूसरी बार कहाँ आए थे? मेवाड़ आए थे। ठीक है, दूसरी बार मेवाड़ आए थे। रॉबर्ट्स की सेना से इनका युद्ध हुआ था और तात्या टोपे को नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था। ठीक है, नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया था। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा हुई थी शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में। ठीक है, शिवपुरी में इनको फांसी की सजा हुई थी। अब देखो, 1857 की क्रांति में एक डूंगजी जवाहर जी का भी योगदान बहुत जरूरी है। ये शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये हम लोग देवी देवताओं में पढ़ेंगे आगे इनके बारे में एलिब्रेशन तो। लेकिन डूंगजी जवाहर जी क्या है? ये शेखावाटी क्षेत्र में लोक देवता के रूप से प्रसिद्ध हैं। तो मैं इनको पढ़ के बताता हूँ आपको। शेखावाटी में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व पाटौदा सीकर के ठाकुर डूंगर सिंह और उनके भतीजे जवाहर सिंह ने किया था। ठीक है, डूंगजी जो शेखावाटी ब्रिगेड थे उनके रिसालदार थे। अब डूंगजी को उनके ससुराल जड़वासा में शराब पिलाकर उनके साले भैरू सिंह ने सोते हुए अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया था। ठीक है, तो डूंगजी को कहाँ कैद कर लिया था? आगरा के किले में कैद कर लिया था, है ना। अब डूंगजी और जवाहर जी इतने वीर पुरुष थे कि ये फतेहपुर शेखावाटी में आज भी लोक देवता के रूप में श्रद्धा पूर्वक पूजे जाते हैं। ठीक है, और शेखावाटी में जो भोपे हैं वो इनकी विरुदावली भी गाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही देखो और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि लोटिया जाट और कर्णामील। ठीक है, ये भी सीकर क्षेत्र के ही थे। लोटिया जाट और कर्णामील। ठीक है, अब अमर सिंह बांडिया, तो अमर सिंह बांडिया का भी बहुत योगदान है। अमर सिंह बांडिया क्या थे? ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम शहीद थे ये। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम शहीद कौन थे? अमर सिंह बांडिया थे। इनको दूसरा भामाशाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। ठीक है, तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। ठीक है,
तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दान कर दी थी। ये राजस्थान के निवासी थे। अमरचंद बांडिया थे, वो राजस्थान के निवासी थे और ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। ठीक है, और ग्वालियर राज परिवार द्वारा इनको नगर सेठ की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, नगर सेठ की उपाधि प्रदान की गई थी और 22 जून 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। 22 जून 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखो इतना तगड़ा विद्रोह हुआ था, इतना तगड़ा विद्रोह हुआ तो इसकी असफलता के कारण क्या थे? इसकी असफलता के कारण क्या थे? एक तो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था? सबसे बड़ा कारण था वो क्या था कि राजपूताना के जो अधिकांश शासक थे, जो अपने रियासतों के अधिकांश जो शासक थे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा क्या था भाई? क्रांतिकारियों में रणनीति और कूटनीति के दक्ष नेतृत्व का अभाव था, है ना। हर कोई अपनी अपनी रियासत में अलग अलग छावनियों में अलग अलग से युद्ध कर रहे हैं। कोई ना तो रणनीति थी, ना कोई कूटनीति थी और ना ही कोई ऐसा दक्ष नेतृत्व था एक दो को छोड़कर। ठीक है, जैसे अपने कुशाल सिंह चंपावत जी और इनको छोड़कर कोई ऐसा कुशल नेतृत्व नहीं था। ठीक है, तीसरा क्या था भाई? ये क्रांति योजना पर आधारित ना होकर भावनाओं पर आधारित थी। ठीक है, भावनाओं पर आधारित थी। भावनाओं पर क्यों? क्योंकि धार्मिक कारण था इनका। इनका धार्मिक कारण था कि ब्राउन बेस जो राइफल थी उनके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर लिया गया था और उसमें सुअर और गाय की कुछ चर्बी ऐसे मिली हुई थी। तो कुछ मतलब भावना आधारित क्रांति थी ये। ठीक है, भावना आधारित क्रांति थी। अब क्रांतिकारियों के पास क्या था? एक तो नियोजन का, समन्वय का, सूझबूझ का, अखिल भारतीय दृष्टिकोण का और धन का, संपदा का, रसद का, हथियार आदि सभी का अभाव था। ठीक है, आदि सभी का अभाव था। तो ये क्रांति की असफलता के कारण थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था कि राजपूताना के जो रियासतों के शासक थे उन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, अब इसके तात्कालिक परिणाम क्या निकले? भाई क्रांति तो भले ही असफल रही, लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? कि 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? ये जनमानस में स्वतंत्रता की ललक उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हुई। ठीक है, इसने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसके अतिरिक्त इस क्रांति का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा था? इसका राजनीतिक प्रभाव था कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ और यहाँ क्या बात कही गई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए और शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया शासन को। कब? 2 अगस्त 1858 को। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल किसको? लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। ये इसके तात्कालिक परिणाम थे। तात्कालिक परिणाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ। उसमें क्या बात कही गई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके वहां का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी बनाया गया। ठीक है, अब भाई 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे? एक तो खिलता हुआ कमल और दूसरा रोटी। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में क्या थे? एक तो खिलता हुआ कमल और एक रोटी। ठीक है, एक रोटी। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है, तो ये हमारी 1857 क्रांति समाप्त हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी क्लास। सारे फैक्चुअल डेटा थे, आपको याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ में बहुत ही रिलेवेंट लिखा हुआ है। आप क्रांति पढ़ भी लेंगे तो इसके अलावा कुछ मुझे लगता नहीं कि शॉर्टेस्ट नोट्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं और ये मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं।
ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। आपको याद क्या क्या रखना है भाई, नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, अजमेर प्रमुख केंद्र था, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर तैनात थी, उनको हटाकर ब्यावर से मेर उसको पलटन को बुला लिया गया था, और विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल ल्यूबरे की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह और मोहम्मद अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ठीक है। डूंगला एक स्थान था। आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। फिर चेलावास का युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। अंत में 20 जनवरी 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स की अगुवाई में सेना भेजी, और कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो अपने छोटे भाई लांबिया कला के पृथ्वी सिंह को अपना जो किला है वो सौंप कर वहाँ से निकल गए। सुगाली माता की मूर्ति को कर्नल होम्स ले गया और अजमेर म्यूजियम में रखवाया। क्रांतिकारियों की देवी कही जाती हैं। इनके 10 सिर और 54 हाथ है। जो कुशाल सिंह जी थे वो उन्होंने कोठारिया के रावत जोग सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंत में नीमच में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और 64 में उदयपुर में उनका स्वर्गवास हो गया। कोटा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विप्लव था, है ना, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन थे। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। जयदयाल हरदयाल मेहराब खां ने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। और बर्टन के सर को धड़ से अलग करके पूरे शहर में प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। महाराजा राम सिंह को नज़रबंद कर लिया गया था। करौली के महाराजा मदन पाल ने आकर रॉबर्ट्स की सहायता से छुड़ाया था, और जयदयाल और मेहराब खां को 30 मार्च 1858 को अधिकार करके फांसी दे दी गई थी। इसी तरह टोक रियासत की स्थापना 1857 में अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से करवाई थी। लेकिन 57 की क्रांति के समय नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला खां थे। वजीरुद्दौला खां थे। मीर आलम के परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और धौलपुर क्रांति में हम राव रामचंद्र और हीरालाल को याद रखेंगे। और 2 माह तक इन क्रांतिकारियों का रियासत पर अधिकार रहा। अंत में पटियाला की सेना ने आकर छुड़वाया था, ठीक है। और बीकानेर के जो शासक थे, एकमात्र शासक थे सरदार सिंह। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह वो एकमात्र शासक थे जिन्होंने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया था, और बांडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों को पराजित किया था, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम मदद की थी, और जयपुर शासक राम सिंह भी पीछे नहीं थे। इनको अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया था, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ये 2 बार राजस्थान में आए थे, प्रथम बार भीलवाड़ा और दूसरी बार मेवाड़। अंत में जो तात्या टोपे को नरवर के जो जागीरदार थे मान सिंह नरूका, उनके कहने पर, उनकी सहायता से 18 अप्रैल 1859 को पकड़वाकर फांसी दिलवा दी गई, और शिवपुरी में इनको फांसी हुई थी, ठीक है। अमरचंद बांडिया जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमने असफलता के कारण देखे और तात्कालिक कारण देखे। अंत में हमने देखा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, खिलता हुआ कमल और रोटी, ठीक है। और हमें इनके नाम याद रखने हैं, कि भाई पॉलिटिकल एजेंट्स कौन थे। कोटा के बर्टन, जोधपुर के मोक मैसन, भरतपुर का मोरिसन निक्सन, जयपुर का ईडन, उदयपुर का श्रावर्स और श्रोई का जेडी होल, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने आज 1857 की क्रांति की क्लास है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।